आपको नक्शे के जरिए टकराव वाली जगह के बारे में हम समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चीन ने किस तरह से LAC के पास वाले इलाके में अचानक अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी, जिससे यह पता चलता है कि चीन इस टकराव के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था और गलवान घाटी में जो भी हुआ उसके लिए सीधे सीधे चीन जिम्मेदार है। गलवान घाटी में जिस जगह पर 15 जून की रात को हिंसक टकराव हुआ वो जगह LAC के बहुत करीब है। यह भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिसे PP14 कहते हैं, जहां चीन के सैनिकों ने जबरदस्ती एक अस्थायी पोस्ट बना ली थी और जिन पोस्ट को नष्ट करने के लिए 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में सहमति बन गई थी, लेकिन चीन ने वो पोस्ट हटाई नहीं और जब भारतीय सैनिकों ने इस पोस्ट को नष्ट किया तो चीन ने इसके बाद लड़ाई शुरू कर दी। पूरा नक्शा आपके पास है, जहां पर यह संघर्ष हुआ उस जगह को आप देख सकते हैं। PP14 ये जगह है और जो काली सीमा आपको नजर आ रही है, ये जो काली लाइन रेखा आपको नजर आ रही है, ये वो सड़क है जो भारत ने इस पूरे इलाके में बना ली है और जो पीली रेखा आपको दिखाई दे रही है ये LAC है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो भारत ने सड़क बनाई है 323 किलोमीटर लंबी सड़क, ये जो काली रेखा से आपको दिख रही है ये LAC के काफी अंदर है और भारतीय सीमा के अंदर है, बहुत अंदर तक है। LAC जो कि पीली रेखा है, आप देखेंगे हमने जो सड़क बनाई है अपने इलाके में बनाई है और हमने LAC को कहीं भी ना तो पार करने की कोशिश की है, बल्कि आप देखेंगे तो हमने LAC के बहुत अंदर अंदर रहते हुए ये सड़क बनाई है। अब चीन की समस्या ये है कि चीन नहीं चाहता कि ये DSDBO रोड जिसे हम कहते हैं ये रोड वहां पर बने, क्योंकि इस रोड से पहले भारत को यहां पहुंचने में हमारे सैनिकों को 8.5 घंटे लगते थे और यह सड़क बनने के बाद अब सिर्फ 35 मिनट वहां पर लगते हैं और चीन से यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही। चीन ने भारत के साथ यह टकराव बहुत योजना बनाकर किया, अचानक नहीं हुआ। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा सबूत मिल जाएगा। हम आपको 9 जून और 16 जून की 2 सैटेलाइट पिक्चर्स इस समय दिखा रहे हैं, दोनों का अंतर समझिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जो टकराव वाले स्थान से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 9 जून को किसी तरह की कोई गतिविधि यहां पर नजर नहीं आ रही है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। यह आप पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे 9 जून की तस्वीर है, कोई हलचल नहीं, पूरा पैसेज अगर आप देखेंगे तो खाली है। लेकिन जब आप 16 जून वाली तस्वीर देखेंगे तो आपको मलबा नजर आएगा यहां पर जो पहले नहीं था। चीन के सैनिकों के ट्रक नजर आएंगे, वहां पर JCB मशीन आ चुकी हैं और दूसरा साजो सामान भी वहां पर आ चुका है। तो वहां पर बुलडोजर्स आ गए, वहां पर JCB मशीनें आ गईं और भी कई तरह की मशीनरी, हैवी मशीनरी वहां पर देखी गई और चीन के सैनिकों का मूवमेंट भी वहां पर देखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब बातचीत चल रही थी तो चीन दूसरी तरफ अपनी इन तैयारियों में लगा हुआ था। यानी 6 जून को एक तरफ चीन हमसे डीएस्केलेशन के बारे में बात कर रहा था, हमसे यह वादा कर रहा था कि हम अपने सैनिकों को पीछे हटा लेंगे और उसी दौरान लगातार अपने सैनिकों को वहां पर लगाता जा रहा था, नए सैनिकों की तैनाती कर रहा था, वहां पर अपनी मशीन लगा रहा था। गलवान घाटी में उन्होंने पानी को रोकने की कोशिश की, उसका मुंह मोड़ने की कोशिश की, नई सड़कें बनाने की कोशिश की। गलवान घाटी के अलावा एक और जगह ऐसी है जहां भारत और चीन के बीच इस समय बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और इस जगह का नाम है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक 13,900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई करीब 134 किलोमीटर है। इस झील के करीब 66% हिस्से पर चीन का कब्जा है और बाकी पर भारत का कब्जा है। यानी 66% इलाके पर के पेंगोंग झील के चीन का कब्जा है, क्योंकि यह झील चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से निकलकर भारत तक आती है। पेंगोंग झील के आसपास पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के निचले हिस्सों को फिंगर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार हाथ की उंगलियों जैसा है, इसीलिए इन्हें फिंगर्स कहते हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, इस तरीके से पेंगोंग झील इन्हीं फिंगर्स के साथ साथ बहती है। फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और फिंगर 3 और 4 के बीच में भारत की पोस्ट भी मौजूद है। लेकिन भारत की सेना पश्चिम से पूर्व की ओर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है
इससे पहले भी करती रही है, क्योंकि भारत का दावा है कि LAC असल में यहीं तक है। और इसी तरह चीन यह दावा करता है कि फिंगर 2 तक का इलाका उसका है, और इस इलाके की निगरानी के लिए चीन ने फिंगर 8 पर अपनी सैन्य पोस्ट भी बनाई हुई है। नक्शा है, यहां आप देख सकते हैं, और इसमें आपको 2 सीमाएं दिखाई दे रही हैं। जो काले रंग की जो सीमा आपको दिखाई दे रही है वो है भारत की सीमा, और जो पीले रंग की है वो है चीन की सीमा। और ये 2 सीमाएं हैं जहां दोनों देश अपना अपना दावा यहां तक करते हैं। और जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं ये विवादित इलाका माना जाता है। अब ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने भारत की सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। यहां पर आप ध्यान दीजिए, पहले भारत फिंगर 8 तक लगातार वर्षों से पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन अब चीन ने भारत को रोक दिया और फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच 8 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके लिए चीन ने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच बंकरों का भी निर्माण कर लिया, अपने बंकर्स यहां पर बना लिए। यानी चीन गलवान और पेंगोंग लेक के पास धीरे धीरे उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जो या तो भारत का हिस्सा रहे हैं या फिर भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहे हैं। और यही वजह है कि चीन भारत के साथ LAC के विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीन भारत के इलाकों का अतिक्रमण इसके बाद नहीं कर पाएगा। चीन को सबसे ज्यादा यह सूट करता है कि LAC डिफाइन ना हो, LAC के बारे में हमेशा कंफ्यूजन फैला रहे, बड़े से बड़े इलाके में को विवादित इलाका घोषित कर दिया जाए और इसी तरीके से धीरे 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 चीन हमारे इलाकों पर कब्जा करता रहे। वो पहले विवादित इलाकों पर कुछ आगे बढ़ता है, 3 कदम आगे बढ़ता है, उसके बाद भारत उस पर ऑब्जेक्शन करता है और फिर चीन 2 कदम पीछे हट जाता है और 1 कदम की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है। ये करते करते पिछले 60 साल में चीन ने हमारी लगभग 43,000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए, पिछले 60 साल में 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम ऐसे ही गंवा चुके हैं। 43,000 वर्ग किलोमीटर। अब से कुछ मिनट पहले ही हमने आपको हैशटैग गलवान के बलवान पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए कहा था और 15 से 20 मिनट में ही यह हैशटैग अब ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है। जाहिर है भारत की जनता ने यह प्रतिक्रिया देकर दुनिया को बता दिया है कि कैसे उन्हें गलवान के अपने शूरवीरों पर, गलवान के अपने बलवान पर उन्हें फक्र है और हमने चीन को घर में घुसकर मारा है। जिन जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जो विवादित जगहें थी, वहां पर घुसकर हमने चीन के सैनिकों की वो हालत की है कि चीन शायद दुनिया को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस करेगा। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत ने चीन की सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन बुरी तरह से तिलमिला गया। और आपको याद होगा 15 जून की रात जो कुछ हुआ वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहां आपको चीन के विदेश मंत्रालय के कुछ बयानों को भी आज अब नए परिप्रेक्ष्य के साथ याद करना चाहिए। पहले 16 जून को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की सेना ने LAC का उल्लंघन किया है और इसी उल्लंघन के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। यानी चीन हम पर आरोप लगा रहा था कि हमने LAC का उल्लंघन किया है। फिर 18 जून को जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, तब भी चीन ने अपना यही आरोप दोहराया। इसके बाद चीन ने LAC का उल्लंघन करने वाले भारतीय सैनिकों पर एक्शन लिए जाने की मांग की। कहा कि आपके लोगों ने उल्लंघन किया है, आप अपने लोगों पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। इसलिए आप पहले अब आज चीन के विदेश मंत्रालय का 1 दिन पुराना यह बयान सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि चीन की इतनी बुरी हालत क्यों है और पिछले कुछ दिनों से चीन जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। 中印边界西段的事件，国务委员兼外长王毅在同印度外长苏杰生通电话时，已经详细阐明中方的严正立场。中方已多次声明，事件发生的起因是印方一线部队公然打破双方军长级会晤达成的共识。
चीन का यह आरोप इसलिए झूठा है क्योंकि भारत की सेना वहां चीन के सैनिकों के साथ हाथापाई करने नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ उन्हें उनके वादे की याद दिलाने गई थी। और चीन हमेशा धोखा देता है। लेकिन चीन के सैनिकों ने अचानक वहां पर हमला कर दिया और फिर भारत के सैनिकों ने भी चीन के सैनिकों को अपना रौद्र रूप दिखा दिया। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि चीन ने यह मान लिया कि भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को उस इलाके में घुसकर सबक सिखाया जहां उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। इससे पहले कुछ लोग यह सोच रहे थे कि चीन भारत में घुस आया है और उसकी सेना ने भारत के 20 सैनिकों को मार डाला है। यह थ्योरी बिल्कुल गलत है और यह थ्योरी वो है जो हमारे देश के राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को और कम्युनिस्ट नेताओं को अच्छी लगती है, सूट करती है। वो यही सुनना चाहते हैं। आपको याद होगा ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था चीन ने हमारी किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है और हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इसे क्या माना? हमारे देश के नेताओं ने इसे माना कि हमने गलवान जो घाटी है वो चीन को सौंप दी है, हमने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने इसे ये माना और इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश के नेता बहुत सस्ती दुकानदारी इस समय अपनी कर रहे हैं, राजनीतिक दुकानदारी। और इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चाटुकारिता करने के लिए, अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपनी ही सेना को हरवाने में लगे हुए हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपने ही देश की बदनामी करवा रहे हैं और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जब इस तरह के लोग बात करते हैं टीवी पर आकर, तो चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इनकी बातों को, इनके ट्वीट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भारत के जो लोग हैं वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ और अपनी सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि सेना ने पूरे शौर्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ चीन को वो सबक सिखाया है जो कि चीन ने कई दशकों में इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और इससे पहले कि मैं आपको हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के पास लेकर चलूं, जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाई, 2 बातें मैं आपको आगे बताना चाहता हूं जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने, यानी भारतीय सेना ने, चीन के एक कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ था, जिसे हमने बाद में छोड़ दिया, अपनी दरिया दिली हमने दिखाई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के सैनिक बड़ी संख्या में न सिर्फ मारे गए हैं बल्कि बहुत बुरी मौत मारे गए हैं। अगर आप उनके शवों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दिन भारतीय सैनिकों का रौद्र रूप क्या था, उनका क्रोध किस आसमां की किस जगह तक, कहां तक पहुंच चुका था। अब हम चलते हैं कृष्ण मोहन मिश्रा के पास, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में, उस दिन 15 जून को क्या हुआ उसके बारे में डिटेल्स बताएं। 15 जून को भारतीय सेना उन सारे एग्रीमेंट्स को अमल करवाने गई थी जमीन पर जिन पर 6 जून को सहमत हुई थी दोनों देशों के बीच में, जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। 15 जून को 16वीं बिहार उस इलाके में तैनात थी, जिसका काम था कि वो सारे एग्रीमेंट को अमल पर लाए। और उस दिन ही नहीं ये पता लगा कि वहां पर एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, टेंट, चीनी सेना ने, जिसको हट जाना चाहिए था। इनफैक्ट वो हटा भी, लेकिन वो बाद में दोबारा नजर आ गया। और जाहिर है कि इस चीज को लेकर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इस समय स्थिति यह है कि भारत किसी भी स्थिति में, भारतीय सेना नहीं चाहती कि कोई भी मामला ट्रिगर हो, एलएसी पर किसी भी गलती से, किसी भी उत्तेजना की वजह से मामला ट्रिगर हो जाए। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर्स हर जगहों पर, हर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स आगे बैठे हुए हैं, एलएसी के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। यही स्थिति 16 बिहार की थी, जिनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बाबू खुद मामले को सुलझाने के लिए उस इलाके तक गए और तब तक शाम हो। कृष्ण मोहन मिश्रा आपको बता रहे थे कि उस दिन की डिटेल्स, उस दिन क्या हुआ है, और नक्शे के जरिए वो आपको समझा रहे थे। इसकी सारी डिटेल्स हम भी आपको बता चुके हैं। यहां पर जो बड़ी बात आपको जानने वाली है वो ये है, हम आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान, और जिस बयान को हमारे देश के कुछ लोगों ने गलत समझा था, वो बयान भी हम आपको आज दिखाएंगे। जिसका, उस बयान में वैसे तो 8 पॉइंट्स थे, लेकिन उन्होंने, हमारे देश के जो नेता हैं जो कि शायद चीन की मदद करना चाहते हैं, जिन्हें शायद
जिन्हें शायद अपने देश पर, अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, उन्होंने पहले पॉइंट को पकड़ लिया और ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि शायद भारतीय सेना ने इस जगह को छोड़ दिया और चीनी सैनिकों को अंदर आने दिया। कृष्ण मोहन, मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, आप इसे भी दूर कीजिए कि उस दिन जो हुआ वो उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है जो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उस दिन के बारे में। आप मुझे सुन पा रहे हैं कृष्ण मोहन? जी, सुधीर जी अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो गलतफहमी फैलाई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दिया गया, चीन की आर्मी हमारे घर में घुस आई और हम उन्हें बाहर निकालने में नाकामयाब रहे, हमने बहुत सारा इलाका गंवा दिया और वो आकर यहां पर बैठ गए हैं, ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है इसके बारे में आप इसे सही कीजिए। दरअसल इस तरह की बातें फैलाना न केवल भारतीय सेना के मनोबल को पर असर डालना है, बल्कि पूरे देश के मनोबल पर असर डालना है, क्योंकि चीन ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। लेकिन 1962 की लड़ाई को छोड़ दें तो उसके बाद से कभी भी चीन को भारतीय सेना के शौर्य के आगे कभी भी उसके कदम ठहर नहीं पाए। और इस बार भी अब धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही हैं। 15 जून की बात को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया, लेकिन अब जब धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं, आज 5वां 6वां दिन है, तो ये लगता है उस शौर्य की दास्तान सुनकर कि ये कहानी शायद आगे आने वाले वक्त में मिलिट्री इतिहास, सैन्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी। कृष्ण मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए।